एपिसोड नंबर 61। मैं बंदाए आहत था। कोई भी लड़की तुम पर अपना दिल हार सकती है। ब्रो, यू आर हैंडसम। इसका मतलब मैं भी हैंडसम हूँ। बाय द वे, मैं भी एक रॉक स्टार हूँ और तुमसे कम मशहूर नहीं हूँ। चलो, आज के दिन हाथ बनकर देखते हैं। इस एहसास को जीते हैं कि मैं ईमानी की चाहत हूँ। क्या मुसीबत है? तुम 13 सालों से अब्दुल बने रहे हो। मैंने कुछ कहा? अगर एक दिन के लिए मैं हाथ बन रहा हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बड़े ही कमजोर हो यार। हाथ उससे पुकारता ही रह गया था, लेकिन वो फ़ोन बेड पर फेंक कर रवाना हो चुका था। सबसे पहले वो हेज़ल के पास गया था, जो अकेडमी में थी। उसे देखते ही चौंक उठी। मुस्वा भी उसे देखकर हैरान हुआ। सुबह ही उसकी हाथ से बात हुई थी, वो इस्लामाबाद में था, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया था? कैसी है मिस हेजल? वो उससे देखकर उठ खड़ी हुई और वो उसके सामने पेंट की जेबों में हाथ डालते बिल्कुल यूं बैठा जैसे हाथ बैठता था। उसे देखती रही। क्या हुआ? आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ बैठ जाएं और बताएं, कोई इशू तो नहीं आ रहा यहाँ? अब्दुल, वो बड़बड़ाई और अब्दुल को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। क्या वो उसे पहचान गई थी या वो हाथ नहीं लग रहा था? एक्सक्यूज़ मी। उससे फौरन खुद पर काबू पाया। वो अपने साथ रोशनी लाता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते बोली। उसका लहजा अजीब सा था और अब्दुल को लगा किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर लापटा हो। वो हैरानी से हेज़ल को देखने लगा और फिर बिना कुछ कहे झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके जबड़े भींच गए थे। उससे गहरा सांस लिया और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अब्दुल, उसे अब से आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया पर पलटा नहीं। मुकाबला छोड़ दो प्लीज़। उससे जैसे इल्तिजा की, लेकिन वो अपने गुस्से में उसकी बात समझ ही नहीं पाया और कुछ देर बाद वो उस जगह खड़ा था जहाँ उसे हाथ को भेजने का कहा गया था। कुछ देर बाद एक स्याह गाड़ी वहाँ आकर रुकी और वो जल्दी आंखें लिए उसमें बैठ चुका था। इस बात से अनजान के साथ समंदर पार हाथ पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहा था। वो दाऊद का नंबर मिला रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बन जा रहा था और अब्दुल फ़ोन नहीं उठा रहा था। उस रात हाथ ने अनजाने खौफ को अपनी रूह में सरायत करते महसूस किया था। वो लोग उसे कहाँ लाए थे अब्दुल नहीं जानता था, क्योंकि गाड़ी के शीशे से आधे जिनसे बाहर देखना नामुमकिन था, और स्याह कपड़ों में मलबूस वो लोग उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह बैठे थे ताकि वो भाग ना जाए। इस वक्त वो जिस कदर गुस्से में था, वो भागना चाहता ही नहीं था। उसे हाथ से बदला लेना था और उससे शिकार खुद क्यों किया था। कुछ देर बाद वो उनके सामने एक खाली कमरे में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक मेज़ और 3 कुर्सियां थीं। एक जानिब वो अकेला बैठा था और दूसरी जानिब 2 लोग थे। दोनों के चेहरे मास्क में छुपे थे। तुम अब तक जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन है? उनमें से एक ने सवाल किया। ये तो शाहकार हो गया। दूसरा भी बोला था। वो खामोशी से सुनता रहा। हाथ खामोशी की ज़ुबान बोलता था, इसलिए वो भी इस वक्त खामोश बैठा था। सालों पहले जब मेरी लैब तबाह हुई थी, मैं तभी समझ गया था कि किसी आम इंसान का काम नहीं। तो तुम जिंदा थे, तुम बच गए थे। वो शख्स यकीनन उन लोगों में से एक था जिससे उसे बचपन में अगवा करवाया था। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि उस वक्त मेरा कितना नुकसान हुआ था। आज तक पूरा नहीं हो सका। तुमने मेरे सालों की मेहनत को तबाह और बर्बाद कर दिया था। वो खामोशी से उन्हें सुनता रहा था कि हाथ ने आखिर किया क्या था। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। सालों लग गए हमें तुम तक पहुंचने में। दूसरा शख्स अभी तक खामोश था। और ये तब मुमकिन हुआ जब तुम अपनी असल शनाख्त के साथ सामने आए, क्योंकि हाथ एक ही था। 13 साल अब्दुल बने रहने के बाद वो हाथ क्यों बना? वो अब सोच रहा था। है, अभी हमने तुम्हें यहाँ एक डील के लिए बुलाया है। दाईं जानी बैठे उस शख्स से हाथ में इस पर रख देखा। उसके ऊपर एक सफ़ेद बल्ब लटक रहा था, जबकि कमरे की दीवारें जाली की थीं और जाली के पार क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम हमारी तंजीमों का पीछा छोड़ दो दूसरा शख्स बोला। और मुझे मेरी लैब का सारा डेटा चाहिए, जिसे तुमने उड़ा दिया था, लेकिन जानता हूँ तुम्हारे पास कहीं महफूज होगा। पहले शख्स ने भी अपनी शर्त रखी। इतने खतरनाक काम करने की क्या ज़रूरत थी? अब्दुल मुंह बसोर कर रह गया था। उसे बेचैनी से पहलू बदला, यानी अब उसके खिलाफ दो दुश्मन इकट्ठे हो चुके थे। और अगर मैं इनकार कर दूं, वो अब सीधा हो बैठा। तो तुम्हारा भाई नहीं बच पाएगा। कोई भी नहीं बचेगा। वो उसे धमकी दे रहे थे और अब्दुल सुनकर मुस्कुरा दिया। नाइस। वो जैसे महसूस हुआ था सामने बैठे दोनों शख्स उसे यूं मुस्कुराता देखकर हैरान हुए। इतना आसान है? उनकी जानिब देखते बोला। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई, वहां सर्द से तासुरात थे। सब तुम्हारी तरह मास्टरमाइंड नहीं होते। कुछ लोग अपने जज्बात में गलत फैसले कर जाते हैं। अब्दुल को लगा जैसे उसे सुनाया क्या हो। ठीक है,
वो उठ खड़ा हुआ। आई नीड सम टाइम। वो अब कुछ सोचते हुए बोला, उससे रूहान जबील का नहीं पूछा था। अगर वो होता तो कभी नहीं पूछता, इसलिए वो भी खामोश रहा। कितना टाइम? वो उसे देखते पूछ रहे थे। जितना मुझे ढूंढने में लगाया है उतना। उसे जैसे मज़ा आ रहा था, वो दोनों उसे देखने लगे, यूँ जैसे उसकी बात का मतलब समझ ना आया हो। और फिर वो वापस जाने की डिमांड कर रहा था। उन दोनों लोगों ने अपने आदमियों को उसे वापस ले जाने का इशारा किया था। क्या लगता है ये कौन है? उसके जाने के बाद एक ने पूछा। हाथ तो बिल्कुल नहीं। दूसरे शख्स ने पूरे यकीन से जवाब दिया। तो उसे जाने क्यों दिया? उसे हम हाथ से छुपा कर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं जिससे वो टूट जाए। उनकी आंखों में अब शैतानी मुस्कुराहट रस कर रही थी। अब्दुल जिस गाड़ी में आया था उसी में वापस जा रहा था। वो सब उसके गेट यूं ही बैठे थे, उसे घूर रहे थे, जैसे कच्चा चबा जाना चाहते हों। उन्होंने उसे उसी जगह पर उतारा जहाँ से पिक किया था। वो गाड़ी से उतरा और इर्द गिर्द देखा। शाम का अंधेरा फैल चुका था। गाड़ी उसे उतारते ही सन्नाटे भरती आगे बढ़ चुकी थी। वो कामयाब रहा था और इस वक्त सीटी पर धुन बजाता आगे बढ़ रहा था, जब अचानक ही कोई उससे टकराया। ये इस कदर तेज़ी से हुआ था कि अब्दुल को पता ही नहीं चल पाया। उसे अपनी कमर में एक चुभन का एहसास हुआ। सॉरी सर, सॉरी। उसके सामने एक टीनेज सा लड़का खड़ा था। उसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा, पर कुछ देर ही चलने के बाद उसे अपने जिस्म में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। उसकी टांगें कांपने लगी थीं। उसे अपनी सारी हड्डियां टूटी फूटी महसूस हुई थीं। तकलीफ इस कदर थी कि वो घुटनों के बल गिरा। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि वह समझ ही नहीं पाया उसके साथ हुआ क्या था। और अगले ही लम्हे वो फुटपाथ पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था और आंखें जैसे उबल आने को तैयार थीं। वो ज़मीन पर पड़ा था और उसकी नज़रें आसमान पर थीं। डिड इट हर्ट व्हेन यू फेल फ्रॉम हेवन? उसे अपने अल्फाज याद आए। उसने स्याही को चारों जानिब से अपने करीब आते देखा था। मौत की स्याही को स्याह पंख फैलाए वो उसके ऊपर झुकी हुई थी। सिर्फ एक इंजेक्शन, एक इंजेक्शन काफ़ी होगा। अगर वो हाथ हुआ तो बच जाएगा, और अगर उसका भाई तो वो। लैब के मालिक ने चेहरे से मास्क उतारकर पुरसरार अंदाज में कहा। वो अपना काम कर चुके थे। वो हाथ नहीं था। वो भला कैसे सह पाता। ग्रे आंखों की चमक मान पड़ गई। वो अभी तक आसमान पर टिकी थी। उसके गिर्द लोग जमा थे। और फिर किसी आंधी तूफान की तरह एक गाड़ी वहां आकर रुकी थी। दाऊद गाड़ी से उतरा था। उससे अब्दुल को अपनी कुव्वत लगाकर उठाया और गाड़ी में बिठाया। इससे पहले एम्बुलेंस वहां पहुंचती, उसे वहां से फरार होना था। लेकिन वो नहीं जानता था, पीछे सीट पर पड़ा अब्दुल का वजूद ठंडा पड़ चुका था। वो हाथ नहीं था जो सह पाता, पर वो इतना आम भी नहीं था जो यूं मर जाता। 2 दिन लग गए थे हाथ को वेलेंसिया पहुंचने में, और जब उसने अब्दुल को देखा था, उसके अंदर आग जल उठी थी। अब्दुल उसे जान से प्यारा था, लेकिन उसे हमेशा अपनी जिद में हाथ को तकलीफ पहुंचाई और हमेशा नुकसान खुद उठाया। वो बेजान सा पड़ा था। दाऊद उसे उठा लाया था और उसे प्राइवेट मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रखा गया था, जहां उस तक कोई नहीं पहुंच सकता था। अब्दुल की बस दिल की धड़कन चल रही थी, बाकी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। दाऊद ने पहली बार हाथ को यूं टूटते देखा था। वो सुनसान सड़कों पर बरसती बारिश में बेतरा चिल्लाया था। अब्दुल उसे फिर से छोड़कर कैसे जा सकता था? अभी तो मिला था। मेरा वजूद मेरे अपनों के लिए तकलीफ का बायस है। मैं जिसको छू लूँ वो मर जाता है, पत्थर हो जाता है। मैंने अपनी जान से प्यारों को हमेशा खोया है। आज जबीन, वो शख्स जिसे हर तरह से आजमाया गया, ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देकर, बल्कि अपनी जान से प्यारों की तकलीफ जो वो देख नहीं सकता था, उसे सब दिखाया गया। एक साथ दो दुख, एक तरफ पागल खाने में ईमानी थी और दूसरी तरफ अस्पताल में अब्दुल। वो दोनों उससे प्यारे थे और दोनों उसे तकलीफ दे रहे थे। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। प्लीज डोंट डू दिस। ऐसा मत करो अब्दुल। रुक जाओ, कहीं मत जाओ। वो हाथ जबील जिसे सारी जिस्मानी तकलीफ़ें सह ली थीं, लेकिन सालों से रहम की भीख नहीं मांगी थी। उस हाथ जबील ने अपने ही भाई की विनती ही थी, लेकिन वो नहीं रुका था। कोई पूछता हाथ जबील से, स्याह रातों में अकेले तड़पना कैसा होता है? अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो देना कैसा होता है? रोशनी अंधेरे का सफ़र तय करके मिस्टर क्रेप बने रहना कैसा होता है? जुल्म के खिलाफ तन्हा रातों में अकेले लड़ना कैसा होता है? कोई पूछता हाथ जबील से, या हास बनकर आम लोगों की दुनिया में फंस जाना कैसा होता है? जितना वक्त ईमान ने पागल खाने में गुजारा था, उतना वक्त अब्दुल कोमा में रहा था। और जब वो उठा दुनिया यकसर बदल चुकी थी, कम अज़ कम अब्दुल के लिए।
वो साल जब ईमानी ने खुद को दोबारा खड़ा किया था और उसे लगता था सब मूव ऑन कर चुके हैं। वो साल सब ने अपनी अपनी तकलीफ़ों में गुजारा था। वो अब्दुल था, हाथ का भाई। वो उसे मरने नहीं दे सकता था। वो उठ तो गया था पर उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान हो चुका था। वो अब चल नहीं सकता था। ज़्यादा वक्त लेटे गुजारता या फिर बैठकर। हाथ वहीं था उसके पास। ईमानी को जब अरमान ले गया था वो अब्दुल के पास आ गया था। वो उसका पूरा ध्यान रख रहा था लेकिन उसे नहीं देखता था। इस वक्त भी हाथ उससे कंबल उड़ा रहा था जबकि अब्दुल की नसें हाथ पर जमी थी। जो उसे नहीं देखता था न बात करता था। पहली बार वो उससे हवा हुआ था। तुमने ठीक कहा था हाथ। वो उसे देखते हुए बोला जो उसकी टांगों पर कंबल ओढ़ने के बाद उसकी दवा निकाल रहा था। अब्दुल की आवाज़ पर वो रुका नहीं, यूं जैसे उसे सुना ही ना हो। तुमने कहा था मैं हाथ बनना सह नहीं पाऊंगा, और तुमने ठीक कहा था। देखो, मैं सह नहीं पाया। हाथ ने उसकी बात सुनी अनसुनी की और हथेली पर रखी दवा उसके सामने की जिसे अब्दुल ने थाम लिया था। वो अब उसे पानी का गिलास पकड़ा रहा था लेकिन इस बार वो थाम नहीं पाया। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था। अब्दुल वो बॉक्सर था जो पागलों की तरह लड़ता था। वो अब चल नहीं सकता था और उसके हाथ भी ठीक से काम नहीं करते थे। हाथ ने गिलास उसके मुंह से लगाया और अब्दुल ने पानी पी लिया। उसकी आंखों में नमी थी जबकि हाथ का चेहरा सर्द सपाट सा था। जज्बात से आ रही। वो कमरे की लाइट ऑफ करके पलटने वाला था जब अचानक अब्दुल की आवाज़ हुई। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने कभी माना नहीं, लेकिन मुझे दर्द हुआ। जब जब मैं अपने मुकाम से गिरा तब तब। अब्दुल, दी फॉलन एंजल को हमेशा दर्द हुआ, जिसे उसने अपने गुस्से में छुपा लिया। वो पल भर को रुका पर अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा बंद करके कमरे से जा चुका था। उस पल मौत को करीब से देखना, जिस पल मरने की ख्वाहिश न हो, वो पल इंसान को दोधारी तलवार की तरह काट कर रख देता है। मुझे डर लगता है, मरने से डर लगता है। वो डरता था लेकिन मौत को यूं करीब से देखकर जो चीज़ सबसे पहले टूटी थी वो उसकी छोटी अना थी जिस पर वो सालों कायम रहा था। आई एम सॉरी मॉम। मैंने वादा किया था कि उसे ढूंढ लाऊंगा, पर ऐसे नहीं। वो अपनी माँ के सामने सर झुकाए खड़ा था। आनम ने एक नज़र उसे देखा और फिर अब्दुल को जो व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका जहन तेजी से पीछे की जानिब भागा। चंद महीने पहले जब अब्दुल ने उससे कॉल की थी। मॉम, मैं एक बहुत बड़ा रॉक स्टार बन गया हूँ। आपको मिस करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ। एक रॉक स्टार के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। लौटना हो तो वापस उसी रूप में आना जिसमें गए थे। मुझे मेरा अब्दुल आहद चाहिए, अब्दुल दी फॉलन एंजल नहीं। और फिर उससे कभी दोबारा अपनी माँ को फ़ोन नहीं किया। उसे गुस्सा आया था कि उसकी माँ ने उसे मना किया था पर वो फ़ोन की दूसरी जानिब रोती माँ को नहीं देख पाया था। और आज वो उसके सामने थी। वो सर झुकाए बैठा था। तुमने हर वादा पूरा किया हाथ। तुमने इसे बचा लिया। इतना काफ़ी है। वो उसका गाल थपथपाती अब्दुल की जानी बढ़ी। सालों बाद दोनों बेटों को एक साथ देखा था। पिछली बार भी दोनों बाइक से गिरे थे और हाथ अस्पताल में था। इस बार अब्दुल। आनम ने करीब होते झुककर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। वो अब्दुल था। जितना भी टूट जाता जिद नहीं छोड़ सकता था। आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं या हाथ से? उसे सालों बाद सवाल भी किया तो क्या किया। आनम ने हैरत से उसे देखा। बताए ना, अब्दुल या हाथ? वो बासित था। अब्दुल। आनम ने अब्दुल की पेशानी को छुआ। तो ठीक है, इस बर्फ जैसी शक्ल वाले को यहाँ से निकाले। मैं इसका सपाट चेहरा देख देख कर बोर हो चुका हूँ। आनम को वो सालों पहले वाला छोटा सा अब्दुल लगा जिससे हाथ पर बेताशा गुस्सा आता था। आनम को हैरत ने आ लिया। एक पल के लिए आनम ने अब्दुल और फिर हाथ को देखा और अगले ही पल हाथ और आनम बेसाख्ता हंसे थे जबकि अब्दुल नाक फुलाए बैठा था। रामनाथ, अरे ओ रामनाथ। वो लौंडे व्हीलचेयर पर बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा था। आज पिछले आधे घंटे से कमरा लॉक किए बैठा था। उसका लाइव सेशन था और अब्दुल ने उसे सेशन लेना दो बार कर दिया था। रामनाथ, बाहर आओ, मुझे भूख लगी है। कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और हाथ अपना लैपटॉप उठाए बाहर निकला। सेशन मुकम्मल हो चुका था। वह कमरा लॉक करके बैठा था क्योंकि वो घर में जहाँ भी होता अब्दुल अपनी व्हीलचेयर समेत उसके सर पर पहुंच जाता था और उससे इस अरसे में हाथ के ना जाने कितने नाम रख दिए थे। चश्मिश, रामनाथ, बर्फ जैसी शक्ल वाला, ज़ोंबी वायरस और वेम्पायर। वो पास से ही आता था। कहाँ जा रहे हो? आधे घंटे पहले वो लोन से उठकर जाने लगा था जब अब्दुल ने फ़ौरन पूछा। वॉशरूम। हाथ ने चलकर जवाब दिया। जाना है? नहीं, तुम हो आओ। उससे बतीसी दिखाई और हाथ ने कमरे में जाते ही लॉक कर लिया था।
तुम इंतहाई हबीस हो। वो 10 मिनट तक जब वापस आया तो अब्दुल उसके कमरे तक पहुंच चुका था, लेकिन वो लॉक था। 10 मिनट वो उससे कमरे के बाहर खड़ा रहा और जब उसे दरवाज़ा नहीं खोला तो अब लॉन्च पे बैठा उसे आवाज़ें दे रहा था। उसे हाथ को नाक नाक पका दिया था और अब्दुल को तो वो 14 साल बाद मिला था। उसका दिल ही नहीं भर रहा था। वो किसी चुड़ैल की तरह उससे चिपक गया था। मुझे भूख लगी है। उससे हाथ को सोफे पर बैठे देखा तो फौरन कहा। तो मैं क्या करूं? वो बेनियाजी से बोला। तो खाना बनाओ मेरे लिए। वो नखरे दिखा रहा था। मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा। वो तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाते बोला था। हाँ तुम हो। वो अड़ चुका था। आज नजर उठाकर उसे देखा। ज्यादा नहीं, बस पैनकेक बना दो। वह उसे बतीसी दिखा रहा था। मजबूरन हाथ को उठना पड़ा। वो अपना फ़ोन और लैपटॉप इधर ही छोड़कर किचन की जानिब गया और जब अब्दुल को यकीन हो गया कि वो अपने काम में मसरूफ़ हो चुका है, वो उस सोफ़े तक आया जहाँ वो बैठा था और मेज़ पर रखा उसका फ़ोन उठाया, पर अगले ही लम्हे फ़ोन झटके से नीचे गिरा। सॉरी, यू आर अ ब्रोमाइड। फ़ोन से आवाज़ हो रही थी। अब्दुल को ज़ोरदार करंट लगा। उसका दिमाग घूम चुका था। उसे हाथ के फ़ोन से तवक्का नहीं थी। हाथ जबील, आई हेट यू। तो गुस्से से चिल्लाया और किचन में खड़ा हाथ जो मैदे में अंडे डाल रहा था उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दिया। अकेडमी की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसे साद ने संभाला हुआ था और वो उसे फ़ोन पर ही सारी हिदायत करता रहता था। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था उनसे मीटिंग कर रहा था। वो ड्रेस पैंट पहने हुए था, ग्रे पैंट पर स्याह शर्ट जिसके कफ फोल्ड है। वो पूरी संजीदगी से उन्हें स्ट्रक्चर के बारे में आगाह कर रहा था और कुछ फासले पर अब्दुल बैठा जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे और मुंह पर टेप लगी थी। वो बोलने की कोशिश करता लेकिन गूं गूं के अलावा कोई और आवाज़ मुंह से ना निकल रही थी। आनम यूनिवर्सिटी गई थी जहाँ वो प्रोफेसर थी और सोई छुट्टियों पर। घर में सिर्फ वो दोनों थे और इस वक्त अब्दुल का मुंह खोलने वाला कोई नहीं था। जब वो मीटिंग एंड कर चुका तो लैपटॉप साइड पर करता उठा और उस तक गया। उससे एक नज़र अब्दुल को देखा जो व्हीलचेयर पर होने की वजह से उसके काबू में आ गया था। सोच रहा हूँ कुछ देर और बंद रहने दो। उसके सर पर खड़ा था। अब्दुल ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा और फिर हाथ ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से टेप उतार दी। पता है, ज़ोंबी वायरस कुत्ते की मौत मरता है। अब्दुल ने गहरा सांस लिया और फिर गुस्से से फनकारा। हाथ ने उसके हाथ नहीं खोले। वो वापस जाकर सोफे पर बैठ चुका था। वायरस नहीं मरता ब्रो। वो सुकून से बोला। इस वक्त उसे मन की शांति नसीब हुई थी क्योंकि वो सुकून से मीटिंग कर चुका था। मेरे हाथ खोलो फिर बताता हूँ कैसे मरता है वायरस। उसका चेहरा लाल भभूका हो चुका था। क्या शोर मचा रही हो तुम दोनों? आनम ने घर में दाखिल होते पूछा। मॉम, अब्दुल ने दाई दी। ये देखे इसने क्या किया। आनम ने उसके बंधे हाथों को देखा और फिर तेजी से उसकी जाने बढ़ी और जल्दी से उसके हाथ खोले। मैं बता रहा हूँ, इस चश्मिश के पास शक्ल मासूम है। ये बहुत शातिर है। वो अब उनकी सारी तवज्जो खींचते हाथ की शिकायतें कर रहा था। हाथ ने कुशन सर के नीचे रखा और फिर लेटते एक नज़र उसे देखा। ड्रामेबाज। उसे रेलप बड़बड़ाया था और फिर बाजू आंखों पर रख लिया। वो सोना चाहता था। अब्दुल उसे किसी भी वक्त सोने नहीं देता था, न दिन में न रात में। असल वायरस वो था जिसे सुकून आवर दवा खाने के बाद भी जल्दी नींद नहीं आती थी। जितना वक्त वो सोता था आज जल्दी से अपने काम निपटाने की कोशिश करता था और जैसे ही वो उठ जाता था हमेशा की तरह उसका जीना आराम कर देता था। मॉम, आपने कभी इसकी आंखों में आंसू देखे हैं? आनम रात का खाना बना रही थी जब अब्दुल ने पूछा और निशाना हाथ था। क्यों? तुम मेरी आंखों के आंसू पीना चाहते हो? आह, गंदे। अब्दुल को फौरन उबकाई आई। तो ऐसे गंदे सवाल भी ना करो। वो सर से लहजे में बोला। आनम उनकी बहस सुनती रही थी। वैसे तुम कहीं जा रहे हो? उससे हाथ को फॉर्मल ड्रेस शर्ट में देखा तो पूछो। नहीं। उसे एक लफ्ज़ी जवाब दिया। तो फिर तैयार क्यों हो? हाथ ने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। वो तो हमेशा ऐसे ही रहता था। अभी मुझे साद और मुस्तफ़ा के साथ एक सेशन करना है। हाथ ने सादा लहजे में बताया। तुम अपनी ही टीम के साथ ऑनलाइन सेशन के लिए इतना तैयार हुए हो? वो अब हैरान था। अब्दुल ने तो आज तक वैसी ड्रेसिंग नहीं की थी। मैं ऐसे ही रहता हूँ। वो खोया हुआ। ऐसे कौन रहता है? कभी तुमने सादा कपड़े नहीं पहने? नहीं, मेरी एक क्लास है। इसको कौन क्लास बोलता है? क्लास तो मेरी है। हाथ ने निगाहें उठाकर उसे देखा। हाँ, उसकी क्लास से वो वाकिफ था। रंग बिरंगे बाल, फटी जीन्स और शर्ट तो वो लड़ाई झगड़े में फाड़ लेता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो नई शर्ट पहनकर घर से गया और सही सलामत वापस आया हो। हम्म, थर्ड क्लास। उसे तंज किया। मॉम, वो गुस्से से चिल्लाया। जब सह नहीं सकते तो बोलते क्यों हो? तुम्हारी जुबान 14 सालों में ज़्यादा तेज़ हो गई है।
काटनी पड़ेगी। वो अब धमकी दे रहा था। मैंने 14 सालों में और भी बहुत कुछ सीखा है। हाथ फ़ौरन बोला था। इससे पहले अब्दुल कोई जवाब देता, हानम उन्हें खाने पर बुलाती जा चुकी थी और मजबूरन उन्हें बहस ख़त्म करनी पड़ी। हाथ जितना संजीदा था, अब्दुल उसकी संजीदगी देखकर पक चुका था। मैं स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं चाहता। वो फ़ोन करने के लिए घर से मलाक्का लॉन में गया था। उससे एकेडमी की इमारत को जैसा डिज़ाइन करवाया था वैसे ही बनवाना चाहता था। वो उसमें ज़रा सी भी तब्दीली नहीं करना चाहता था। अब्दुल उससे ग्लास विंडो से लॉन में चक्कर काटते और दूसरी जानी मौजूद शख्स को फ़ोन पर हिदायत देते देखकर पक चुका था। उसकी मन में सुकड़ गई। अगले ही लम्हे वो उसके सर पर खड़ा था। तुम्हें लगता है तुम ईमानी को यूं इम्प्रेस कर पाओगे? वो चिल्ला कर बोला। वो फ़ोन पर था और अब्दुल को क्या परवाह उसकी बला से, वो कुछ भी कर रहा हो। हाथ ने एक सर निगाह उस पर डाली और दोबारा फ़ोन की जाने मुतवज्जा हो गया। तुम्हें लगता है तुम अपनी इन वम्पायर जैसी आंखों से मुझे डरा सकते हो? वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब्दुल की बात को इग्नोर मत करो चश्मिश, नहीं तो तुम्हारा चश्मा तोड़ दूंगा। हार ने दोबारा उसे देखा। हाँ, जैसे उसका चश्मा तोड़ना इतना ही आसान था। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो पेंट की जेबों में हाथ डालता उस सकाया और एक खुरी से नवाज कर अंदर चला गया। मेरी बात का जवाब दो ज़ोंबी वायरस। वो व्हीलचेयर घुमाते उसके पीछे लपका था। अब वो उसके सामने बैठा था। हाथ की पन में सुखड़ी हुई थी। काम बहुत ज़्यादा था जिसे वो अकेला मैनेज कर रहा था। मेरी बात का जवाब दो। तुम अपनी सर्द सपाट बिना तासुरात वाली शक्ल से उसे इम्प्रेस कर पाओगे? मुझे इसे इम्प्रेस नहीं करना। वो फ़ोन पर कुछ टाइप करते बोला। तो फिर जब भी करना है निकाह करना है। अब्दुल को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर खींच दिया हो। हाथ उससे ईमान की हालत के बारे में बता चुका था। वो अभी अभी कोरे से निकली थी। वो अब खामोश बैठा था, अपने दिल की हालत समझने से कासिर था। तुम ही ने कहा था जब मैं 18 का हो जाऊं तो उससे शादी कर लूं। हाथ उसकी खामोशी भांप चुका था। तुम आज भी कायम हो? अब्दुल ने धड़कते दिल के साथ पूछा। हमेशा से। वो होले से बोला। तुम उसे मेरे पास ही छोड़ गए थे। हाथ ने गहरा सांस लिया और बस। अब्दुल मजीद ऐसी दुख दर्द वाली बातें नहीं कर सकता था। तो तुम्हें क्या लगता है आजकल की लड़कियों को बिना इम्प्रेस किए तुम उनसे शादी कर सकते हो? उससे फिर से चोट करनी चाहिए। ईमान ये आजकल की लड़की नहीं है। कितना मान था उसके लहजे में। अब्दुल बेसाख्ता हंस दिया। इतना जानते हो उसे? उससे फिर सवाल किया। सबसे ज्यादा। वो उसके अंधेरे उजालों सबसे वाकिफ था। अब समझ आया उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स क्यों था। अब्दुल ने गहरा सांस लेते कहा। आधे नजर उठाकर अब्दुल को देखा। क्योंकि तुम हमेशा से थे। उसका लहजा अजीब सा था। खुशी और दुख की हमारी से मिला जुला। वो अब सोना चाहता था। उससे व्हीलचेयर घुमाई और दोनों के मुश्तरका कमरे की जानिब चल पड़ा। फिर वो कुछ सोचते हुए रुका और पलटकर हाथ को देखा। तुम्हारा कभी दिल नहीं किया उसे सबसे छीन लेने का? उसकी आंखों में उलझन थी। मोहब्बत में इतनी अकीदत तो होनी ही चाहिए कि कुदरत आपके महबूब को लाकर आपके पहलू में बिठा दे। वो अजीब से लहजे में बोला था। अब्दुल उसे देखता गया। वो मोहब्बत से नावाकिफ था। वो आज तक अपने जज्बात को समझ नहीं पाया था। मैं उसके मामले में मिस्टर ग्रे नहीं बन पाया। मिस्टर ग्रे उसे अंधेरों उजालों की सारी दुनिया उसे छीन जाता। मैं उसके मामले में सिर्फ हाथ हूँ जो पूरी ईमानदारी से उसकी चाहत कर सकता है और कुछ भी नहीं। उससे हाथ को यूं पहली बार बोलते सुना था। फिर वो होले से मुस्का दिया। चलो मैं सोने जाता हूँ, तुम अपने काम निपटा लो। मैं उठ गया तो नामुमकिन समझो। वो चला गया था और हाथ को समझ ना आया वो उसे मशवरा देकर गया था या धमकी। अब्दुल की सर्जरी होनी थी, वो भी दो जगह से। उस इंजेक्शन ने ना सिर्फ उसके जिस्म के निचले हिस्से को बेजान किया था बल्कि उसके दिमाग को भी मुतासिर किया था। वैक्सीन के असरात आहिस्ता आहिस्ता सादा हो रहे थे। उसके सारे टेस्ट हुए थे, सीटी स्कैन से लेकर इको तक, और उसके दिमाग के दाहिने हिस्से में मस्सा आया था। आज और हानम दोनों बहुत परेशान थे, जबकि अब्दुल वैसे ही रहता था जैसा वो था, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। तुम मेरा बदला कब लोगे? अगली सुबह उसके सर पे आदम का। हाथ ने नजर उठाकर उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग फिर गया हो। वो कुछ ना बोला। मेज पर बड़ा सा नक्शा फैलाए वो उस पर कुछ निशान लगा रहा था। बताओ भी, तुम मेरा बदला मेरे मरने से पहले लोगे या बाद में? शट अप अब्दुल। हाथ को गुस्सा आया। वो कितना परेशान था ये वही जानता था। उसकी सर्जरी में हर तरह था और सर्जरी के बिना भी वो ज़्यादा देर जिंदा ना रह पाता। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, अगर मैं मर गया तो तुम मेरा बदला ले लेना, और अगर मैं बच गया। उससे बात अधूरी छोड़ी। हाथ ने सब करते उसे देखा। अब्दुल का चेहरा सपाट था और आंखें लावा उगल रही थीं। अगर मैं बच गया तो मैं सबको तबाह कर दूंगा।
वो वैसे ही बारूद था, हर वक्त फटने को तैयार, और उसे ये सब बहुत आसान लग रहा था। गलती तुम्हारी है अब्दुल। तुम मेरी बात मानते तो ये सब ना होता। वो उस पर गुस्सा था, पर उससे कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था। देखो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझदार हूँ, और मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। उससे गर्दन अकड़ाई, हम्म, हाथ चेहरे पर हाथ फेरता इससे साहियासा साफ साफ ज़ाहिर था वो कितना समझदार था। वो हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाकर हाथ से बदला लेता था, क्योंकि उसे दर्द देने का फ़ायदा नहीं था। हाथ की कमज़ोरी वो खुद था, और अब्दुल इस बात से वाकिफ था। वो बचपन से अपने आप को निशाना बनाकर खुद को तकलीफ़ देकर उसे टॉर्चर करता था। एक बात और, वो कमरे से जाते जाते रुका और फिर खोया हुआ। अगर मेरे मरने के बाद या पहले तुमने ईमाने से शादी नहीं की, तो मैं तुम्हारा जीना इससे भी ज़्यादा हराम करूँगा। और मैं तुम्हें उससे शादी की इजाज़त सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि उसने अगर किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम हो, वरना वो बचपन से ही मुझे चाहिए थी। हम्म, यार, प्लीज़ जाओ। हाथ ने उसके सामने हाथ जोड़े, उससे अपनी व्हीलचेयर घुमाई। अब वो जा रहा था। हाथ ने सुकून का सांस लिया। और अगर तुम अपने वादे से मुकरे, तो मैं तुम्हारा गला काट कर तुम्हारी आंखें निकाल कर जॉर्ज के कुत्ते को डाल दूंगा। उससे आज भी जॉर्ज का कुत्ता नहीं भूला था। जॉर्ज का कुत्ता मर चुका है। हाथ ने उससे कहा किया। मैं मरे हुए कुत्ते को डाल दूंगा। वो कमरे से जा चुका था और हाथ ने बेसाख्ता अपना सर थामा।